हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जोन 2015 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस लेक्चर में हम करेंगे, जिसमें देखिए टोटल क्वेश्चन आपके जून 2015 में कितने आए थे। 5 क्वेश्चन आपके टोटल थे, जिसमें से पार्ट बी के आपके 2 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द इंटीग्रेशन ओवर z+1 इज इक्वल टू 2z² अपॉन 4 माइनस z² dz। अब यहाँ पे देखिए रीजन इसने क्या दिया है, मोड ऑफ z+1 इज इक्वल टू 2 एंड वी नो दैट z इज x प्लस आयोटा y एंड दिस इज +1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं रियल पार्ट को इकट्ठा करूँ तो देन x+1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर देखिए, सेंटर क्या है। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर क्या बनेगा, क्योंकि मैं फिगर ड्रॉ करूँगी यहाँ पे। देखिए सेंटर विद क्या है, सेंटर विद -1 0 सर्कल है ना, ये सर्कल, एक मिनट, दिस इज सर्कल with center -1 0 एंड रेडियस आपकी क्या है, रेडियस इज r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे फिगर आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है 1 2 -1 -2 आयोटा 2 आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा माइनस ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास सेंटर क्या है, -1 एंड 0। -1 आपके पास ये है, ठीक है, -1 एंड 0, तो ये आएगा आपके पास -1 एंड 0। और रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस इज 2, तो ये आपकी जो रेडियस है दिस इज 1 2। ठीक है, रेडियस आपकी ये बनेगी, यहाँ पे आपका -3 होगा। ठीक है, एंड दिस इज 1 2 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल आपका क्या बनेगा, सर्कल आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, सर्कल आपका ये बनेगा, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो सेंटर देखिए आपके पास क्या है, -1 0 एंड रेडियस इज 2। ठीक है, तो यानी कि ये पोर्शन आपका यहाँ पे आने वाला है। अब देखिए जो आपके पास फंक्शन है वहाँ पे सिंगुलैरिटी जो आएगी वो इस रीजन के अंदर है या फिर बाहर है। ठीक है, f(z) आपके पास क्या है, f(z) इज इक्वल टू z² माइनस 4 z² बाई 4 माइनस z²। अब सिंगुलैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, और वहाँ पे जिस z के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा वो आपके पास क्या होगी, सिंगुलैरिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z² बाई 2 माइनस z इंटू 2 प्लस z। ठीक है, तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो z आपके पास क्या आएगा, देखिए सिंगुलैरिटी आपके पास क्या होने वाली है, सिंगुलैरिटीज ऑफ f ऑफ z क्या होगी, इज z इज इक्वल टू 2 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू 2 एंड -2, 2 आपके पास ये है, एक z एक सिंगुलैरिटी तो आपके पास ये है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, z इज इक्वल टू 2 लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड जो सिंगुलैरिटी है वो है z इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू -2, ये सिंगुलैरिटी आपकी सर्कल के अंदर है, लाइज इनसाइड द सर्कल। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाय कॉची रेजिडुअल थ्योरम, जो सिंगुलैरिटी आउटसाइड द सर्कल है, देखिए z इज इक्वल टू 2 लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, दिस इम्प्लाइज रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 क्या आएगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 इज 0 एंड z इज इक्वल टू -2 लाइज
inside the circle this implies residue at z is equal to -2 क्या होगी, लिमिट z टेंड टू माइनस ऑफ 2 एंड z प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ जेड क्या है जेड स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस जेड इंटू 2 प्लस जेड। अब देखिए 2 प्लस जेड ये आपका कैंसिल हो गया, इधर क्या रहेगा लिमिट जेड टेंड टू -2 जेड स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस जेड। अब यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आएगा आपके पास 4 अपॉन एंड दिस इज 4, ये आपके पास क्या आ गया 1। तो रेजिड्यू आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। नाउ बाय कॉची रेजिडुअल थ्योरम, बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या आएगा बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर सी आपके पास क्या है मोड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ z डी जेड, दिस इज 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। जो कॉची रेजिड्यूअल थ्योरम है आपकी यही होती है ना। अब यहाँ पे पुट कीजिए 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेजिड्यू, z इज इक्वल टू 2 पे रेजिड्यू क्या आया है आपका 0 एंड z इक्वल टू -2 पे क्या आया है 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 पाई आयोटा। दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 0 इनकरेक्ट, सेकंड इज -2 पाई आयोटा इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज 2 पाई आयोटा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका फंक्शन हार्मोनिक है तो वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एफ सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये हार्मोनिक है और जो ये इक्वेशन दी है इसने ये क्या है लैप्लेस इक्वेशन ही है। अगर यहाँ पे इसने फंक्शन को हार्मोनिक बोल दिया तो ये देख के समझ जाना कि अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो वो पक्का लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने खुद ही बोल दिया कि फंक्शन हार्मोनिक है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसने नाम नहीं दिया, इसने लैप्लेस इक्वेशन ही यहाँ पे राइट कर दी। देन डिफाइन द फंक्शन जी, इसने जी और एच दो फंक्शन डिफाइन किए हैं। देन फर्स्ट इज g and h are both holomorphic function, second is g is holomorphic but h need not be holomorphic means analytic है ना। third is h is holomorphic but g need not be holomorphic and fourth is both g and h are identically equals to the zero functions। इसको देखियो कैसे करोगे। आपके पास दो फंक्शन है, फंक्शन क्या है देखो, एक तो लैप्लेस इक्वेशन आपको क्या दे रखी है कि करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं हम इसको करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है एंड जी फंक्शन क्या है आपके पास, जी इज करली एफ अपॉन करली एक्स माइनस आयोटा करली एफ अपॉन करली वाई। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फंक्शन एच आपके पास है करली एफ अपॉन करली एक्स प्लस आयोटा करली एफ अपॉन करली वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ अगर मैं इक्वेशन सेकंड की बात करूं, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूं, पुट करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू यू एंड करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू वी, देन दिस इम्प्लाइज जो जी फंक्शन है आपके पास क्या होगा यू प्लस आयोटा वी। ठीक है यहाँ तक, तो जो जी फंक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा u प्लस आयोटा v एंड दिस इम्प्लाइज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा करली u अपॉन करली x इज इक्वल टू क्या आएगा करली स्क्वायर f अपॉन करली x स्क्वायर। सिमिलरली हम v का करेंगे करली v अपॉन करली x इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली स्क्वायर f अपॉन करली y स्क्वायर। ओके,
अब यहाँ पे देखिए कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, यहाँ पे कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से आई है, ये ओके। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास आ गया कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स, है ना। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, ऐसे ही हम यू का वाई की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सिमिलरली कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स, एंड वी का भी करो कर्ली वी अपॉन वी का एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास आएगा यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, और ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, सी आर इक्वेशन की। जो जी आपके पास फंक्शन है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जी इज होलोमॉर्फिक या फिर एनालिटिक, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि जी एंड एच आर बोथ होलोमॉर्फिक, हमें एच चेक करना पड़ेगा। सेकंड है जी इज होलोमॉर्फिक, एच के बारे में हमें नहीं पता। थर्ड देखिए क्या कहा, जी नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक, ठीक है, इसकी वजह से ये यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में भी क्या कहा, बोथ जी एंड एच आर आइडेंटिकली इक्वल टू द जीरो फंक्शन, इनकरेक्ट। एक मिनट रुकना। ओके, अब देखिए अब हमें एच चेक करना है, तो कीजिए एच को चेक, ऐसे ही हम एच को चेक कर लेंगे। नाउ पुट इन एच यू इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली एक्स एंड वी इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली वाई। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव कीजिए, करली यू अपॉन करली एक्स, क्या आएगा यहाँ से, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी का कीजिए करली वी अपॉन करली वाई, वाई की रिस्पेक्ट में, देन करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो हम नहीं बोल सकते, देखिए करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर माइनस ऑफ करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर के माइनस ऑफ करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एच इज नॉट होलोमॉर्फिक। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि दोनों होलोमॉर्फिक है, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या कहा कि जी इज होलोमॉर्फिक, ठीक है, बट एच नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क इन सी, देन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ। फर्स्ट है एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। सेकेंड इज एफ ऑफ z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल मोड z इज इक्वल टू 1/2। थर्ड है एफ ऑफ 1/n स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड फोर्थ है एफ ऑफ z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू -1 to 1। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है कि जो फंक्शन है आपका वो एनालिटिक है। ठीक है, फंक्शन इज एनालिटिक
डिफाइंड ऑन दी ओपन यूनिट डिस्क। ओपन यूनिट डिस्क का मतलब क्या है, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ देन सेंटर आपके पास क्या है, इसमें 0 0 है एंड रेडियस क्या है आपके पास 1 है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका सर्कल बनने वाला है, यानी कि जो डिस्क आपकी बनेगी वो आपकी ये बनेगी, यहाँ पे बाउंड्री कंटेन नहीं होगी क्योंकि इसने क्या बोला है कि ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। यानी कि इसमें कौन सा पोर्शन आएगा आपके पास, ये रहेगा, बाउंड्री आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। बाउंड्री को इसने एक्सक्लूड कर दिया है। ओपन यूनिट डिस्क इसने कहा है। फंक्शन आपका कहाँ पे एनालिटिक है, इस रीजन में। देन एफ इज़ कांस्टेंट, तो हमें ये बताना है कि फंक्शन आपका कब कांस्टेंट होगा। आइडेंटिटी थ्योरम मैंने कई बार रिपीट की है, अब फिर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करूँगी और उसी से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ पे रिपीट करूँ, then what is the statement of identity theorem? let f and g be analytic function, let f and g be analytic function in a domain D, and let is set for all z in D such that f of z is equal to g of z has a limit point in D, then f of z is equal to g of z for all z in D। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो f है आपका वो क्या होगा, f ऑफ z इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज f इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अदर स्टेटमेंट में मैंने लिखवाई हुई है, आपकी पिछली वीडियोज़ को देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, देन फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा इसने कि f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर फंक्शन आपका इस टाइप का है कि f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0, तो क्या फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको एक सेट बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक सेट बनाऊँ, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे जो इसका लिमिट पॉइंट है क्या होगा, लिमिट पॉइंट इज 0। अब 0 देखिए कहाँ पे है, 0 इज इन डी आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क, तो 0 आपका इसी के अंदर होगा। या फिर आप इस फिगर में देख लीजिए कि जो लिमिट पॉइंट है 0 आपका कहाँ पे है, ये रहा, यही है 0, और यही आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है, यानी कि ये डी के अंदर है, ये आपके पास डी है, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। देन पुट 1/n इज इक्वल टू z एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज f इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेना कि आप यहाँ पे कंसिडर करना g ऑफ z इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे देखिए जो g ऑफ z है, जो f ऑफ z है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे 0 होंगे, इस सेट के ऊपर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सॉरी, ठीक है। अब जो f और g है वो दोनों इस सेट के ऊपर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही हो गया। सेकंड देखिए अब क्या है, सेकंड इज f ऑफ z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल मोड z इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए जो 1/2 है वो भी आपका d के अंदर ही है, ओके। जो 1/2 है वो भी आपका इनसाइड द डोमेन d है। तो यहाँ से भी फंक्शन आपका क्या बनेगा, f इज कॉन्स्टेंट बाई आइडेंटिटी थ्योरम। सेकंड भी आपका सही है। थर्ड क्या है, f ऑफ 1/n² इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए इधर भी जो लिमिट पॉइंट आपका बनेगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। 1/n² को आप z पुट करना, तो वहाँ से भी जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन किया है सेम ऐसे ही आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है।
अब फोर्थ देख लीजिए क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, अगर मैं इसके ड्राइव्ड सेट की बात करूं, देखिए इसका एक लिमिट पॉइंट नहीं होने वाला यहाँ पे। ड्राइव्ड सेट ऑफ -1 to 1 इज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, इसमें इसने ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लिए हैं, -1 and 1 इन डी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट इज एफ इज कॉन्स्टेंट इफ द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा कि फंक्शन आपके पास एंटायर है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज एफ इज कॉन्स्टेंट इफ द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए रेंज और फंक्शन, अगर हमसे रेंज पूछी गई है और फंक्शन एनालिटिक है तो हम कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट की बात है तो सबसे अच्छी थ्योरम है पिकार्ड थ्योरम। ठीक है, हम वो यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या बोलती है पिकार्ड थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करूँ, देन व्हाट इज द पिकार्ड थ्योरम। स्टेटमेंट राइट करूँ, देन द रेंज ऑफ f, sorry, the range of a non-constant function, the range of a non-constant entire function can skip at most 1 point। ये क्यों कहा कि जो रेंज होगी आपकी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की, या तो वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी या फिर उसमें से ज़्यादा एक ही पॉइंट माइनस हो सकता है। यानी कि इसने क्या कहा कि जो रेंज आपकी होने वाली है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की, या तो आपकी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी या फिर उसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट माइनस होगा। ठीक है, C-Z1 से Z1। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को एफ ऑफ जेड अगर मैं फंक्शन ये ले लूँ तो इसकी रेंज क्या आएगी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आएगी विच इज़ नॉन कांस्टेंट एंड एंटायर फंक्शन। अगर मैं इसके लिए एग्जांपल आपको दूँ तो देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसकी जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो रेंज सेट होगा इसमें से सिर्फ 0 माइनस होगा, है ना, C-0। ठीक है, तो अब देखिए हम अपने ऑप्शंस में कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्या कहा कि f इज़ कांस्टेंट इफ़ द रेंज ऑफ f इज़ कंटेन्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर रेंज ऑफ f इज़ कंटेन्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखिए अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देखिए कि जो रेंज ऑफ f है, द रेंज स्किप, अब जो स्ट्रेट लाइन है इसके पास तो क्या है, अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है उसने तो यहाँ पे अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स स्किप कर दिए। लेकिन मैंने क्या बात कही थी कि अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर होगा तो उसकी जो रेंज होगी या तो वो पूरा का पूरा C होगा या फिर क्या होगा कि उसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट माइनस हो सकता है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हेयर द range skip uncountable many points। ओके, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, फंक्शन आपका कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि हम पिकार्ड का अगर कॉन्ट्राडिक्शन देखें तो अगर कोई भी फंक्शन एंटायर है और उसकी रेंज में से इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स स्किप हुए हैं तो मतलब फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा। फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड क्या कहा कि f इज़ कांस्टेंट इफ़ f हैज़ अनकाउंटेबली मैनी जीरोज, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसने क्या कह दिया कि f ऑफ जेड आई, अगर आप f के पास अनकाउंटेबली मैनी जीरोज हैं, ठीक है,
तो उस केस में भी फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, सही है। थर्ड में क्या कहा कि f इज़ कांस्टेंट इफ f इज़ बाउंडेड। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट को इसने क्या बोल दिया, बाउंडेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज़ u इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब है ना, आपको एक चीज़ पता होगा, एक रिजल्ट होता है कि अगर f आपके पास एंटायर है और उसका रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट कोई भी उसमें से एक बाउंडेड है, तो मतलब फंक्शन आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे देखिए लिखूँ कि रिजल्ट आपके पास क्या है, इफ़ f इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एन एंटायर फंक्शन, इज एन एंटायर फंक्शन एंड either of the u and v are bounded, then f is constant। ओके, अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में इसने क्या कह दिया कि जो रियल पार्ट है वो इसका बाउंडेड है, यानी कि थर्ड में f आपका कांस्टेंट होगा। फोर्थ आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि f इज़ कांस्टेंट इफ़ रियल पार्ट ऑफ f इज़ बाउंडेड, तो यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा, फंक्शन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Let p be a polynomial in one complex variable. Suppose all zeros of p are in upper half plane. इसने क्या कहा कि जो p आपके पास है उसकी जो जीरोज है वो कहाँ पे है, अपर हाफ प्लेन में। अपर हाफ प्लेन का मतलब क्या है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन 0। इसको हम h प्लस से भी डिनोट कर लेते हैं। अगर मैं इसके फिगर की बात करूँ तो जो अपर हाफ प्लेन आपका होता है y ग्रेटर देन 0 आपका कहाँ पे होता है, इधर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका जो y है वो ग्रेटर देन 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाफ प्लेन। ओके, या फिर हम इसको डिनोट कर देते हैं h प्लस से। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा कि फर्स्ट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ p डैश z अपॉन पी जेड इज ग्रेटर देन 0। सारे के सारे ऑप्शंस p डैश z अपॉन पी जेड पे डिपेंड है। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक लूकास थ्योरम होती है और वो कहाँ पे अप्लाई होती है, देखो। सपोज all zeros of p आर, ये हमें दिया हुआ है, आर इन दी अपर हाफ प्लेन, okay, then by Lucas theorem zeros of its derivatives p dash z also lie in the same half plane। बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है, शायद सबको समझ में आ गई होगी। इसने क्या कहा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज उसके अपर हाफ प्लेन में लाई करती है, तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव कर दूं तो उसके डेरिवेटिव की भी जो जीरोज होगी वो भी आपकी अपर हाफ प्लेन में होगी। इसका मतलब ये है ना। ओके, तो देखिए अब अगर मैं एक काउंटर एग्जांपल लूँ यहाँ पे,
let p of z is equal to z minus 2 iota, okay, is lying in set of complex number. This implies p dash z क्या होगा, p dash z is equal to 1 and then p dash z upon p of z, p dash z upon p of z क्या होगा, 1 upon z minus 2 iota and this is 1 upon x plus iota y minus of 2 iota and this is 1 upon x and plus iota into y minus 2, ठीक है। एंड नाउ रैशनलाइज, देन क्या होगा यहाँ पे, x माइनस आयोटा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y माइनस 2, ओके। एंड दिस इज यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस आयोटा y माइनस 2 एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब हम अगर ऑप्शंस की बात करें, देन ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ पी डैश जेड अपॉन पी जेड इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट माइनस ऑफ वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई माइनस 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने क्या कहा है कि इज़ ग्रेटर देन 0, तो ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब जो z है वो r से है, तो r से है इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज y इज 0, है ना। तो y तो आपका ये 0 ही हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा कि 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सेकंड में क्या कहा कि रियल पार्ट इंटू आयोटा पी डैश जेड अपॉन पी जेड इज लेस देन 0 फॉर जेड इन आर, तो यहाँ पे भी जो y है वो आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पे रखिए, इधर आपके पास क्या आएगा, आयोटा इंटू पी डैश जेड अपॉन पी ऑफ जेड। अब यहाँ पे जब आप रखोगे तो इधर क्या बचेगा, y माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर, ओके। एंड दिस इज लेस देन 0 इफ जेड इन आर, तो सेकंड भी आपका सही है। ऐसे ही आपका थर्ड भी सही होगा, ओनली फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये आपका यहाँ पे लेस देन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है जून 2015 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओके।